हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ क्लास 9th की रिवीजन सीरीज़। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं, तो अब आपके बचे हुए दिन में आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज़ लेकर आई हूँ, ताकि आप हर चैप्टर की रिवीजन क्विकली कर सके, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। और हम कोशिश करेंगे हम इस रिवीजन सीरीज़ में आपके हर एक टॉपिक को 15 to 20 मिनट्स के अंदर खत्म करें। आइए क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहला पॉइंट आता है मैटर क्या होता है। मैटर सबसे पहले पार्टिकल से मिलके बना होता है। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है और वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका खुद का कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हिंदी में इसी चीज को हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और पदार्थ क्या करता है, खाली स्थान को घेरता है और उसका खुद का कुछ द्रव्यमान भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं ये मार्कर, ये क्या ये मैटर है, हाँ ये मैटर है, बिकॉज इसका खुद का कुछ मास भी है और ये कुछ स्पेस को भी कवर करेगा। और भी आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, टेबल, चेयर, वाटर, एयर, ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। नाउ क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने जैसा अभी बोला कि मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा जब घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं, जिसे हम इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं, उसकी स्मेल के लिए आपको उसी जगह नहीं जाना पड़ता जहां पर उसे हमने जलाया है, आपको वो दूर से भी स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्यों मूव करते हैं, बिकॉज उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली। अब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जैसे भी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उसी तरीके से और ज़्यादा पार्टिकल्स जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है एज इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और वो और जल्दी मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो इसी चीज को हिंदी में पदार्थ के भौतिक गुण क्या है, पहला है जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते हैं, जैसे कि क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। जैसे ही आप तापमान को बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और जो आपका कण है वो और भी जल्दी मूवमेंट गति करना शुरू कर देगा, क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाएंगे, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी और जो पदार्थ के कण हैं वो और तेजी से गति करने लग जाएंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, मगर अगरबत्ती की महक। दूसरा स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, जैसे कि किचन में जब आपका खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल आपको दूर से ही आ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है। पदार्थों के बीच में खाली जगह होती है, जैसे आप पानी और लेमनेड जिसे बोलते हैं, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मतलब जब हम नींबू पानी बनाते हैं हम उसमें शुगर घोलते हैं, चीनी घोलते हैं, तो चीनी कैसे घुल जाती है उसमें, क्योंकि जो पानी है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है जिसमें चीनी उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। इससे हमें पता लगता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होती है। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं, अब क्योंकि पदार्थ के कण, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस जो होते हैं, उनके बीच में सबसे कम स्पेस होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ठोस चीज होती है उसके बीच में सबसे कम खाली जगह होती है, जबकि लिक्विड में थोड़ी ज्यादा और गैस में बिल्कुल ज्यादा। जबकि इसका उल्टा, इनके बीच में आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में, इसीलिए इसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, जबकि लिक्विड में थोड़ी कम, गैसेस में और भी कम।
तो हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, फिर लिक्विड्स में, फिर गैस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि हम स्पेस की बात करते हैं तो वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। सॉलिड्स में बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा। सो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। क्या क्या है? सबसे पहले तो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कणों के बीच में खाली जगह होती है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नाउ अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। हमारे पास कितने तरह के पदार्थ होते हैं? हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। 2 और हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में 9th में नहीं पढ़ना है। हमें मेजरली किसके बारे में जानना है? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस के बारे में। ना, सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, जैसे ये मार्कर है, इसकी एक फिक्स शेप है। और लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि आप उससे जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस भी यूटेंसिल में डालेंगे, वो उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट, गैसेस की तो कोई भी शेप होती नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर एक रूम में मैं बोलूँ यहाँ पर कि गैस कौन सी शेप की है, तो हम गैसेस की कोई भी शेप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई शेप नहीं होती है। नेक्स्ट इज सॉलिड्स। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, मतलब ये ऐसे ही ये फ्लो नहीं कर सकता, जबकि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। थर्ड इज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो ये सॉलिड है, इसे हम सॉलिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, और जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के वेरी लूजली पैक्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब मार्कर की अगर एक ये फिक्स शेप है तो इसकी यही फिक्स शेप रहेगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पे जब ये मार्कर को मैं यूज करूंगी तो इसकी शेप में कोई चेंज आ जाएगा या इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी या घट जाएगी। लिक्विड्स की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लेट्स सपोज अगर आपने 1 लीटर पानी को फिल किया है तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि लिक्विड्स में थोड़ा कम, गैसेस में बिल्कुल कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे कि अब ये मार्कर है, इसे मैं बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकती, इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लिक्विड्स को थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, इन्फ्लेटेड बलून। अगर एक बलून है जिसमें गैस फिल की हुई है, अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होता है। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका निश्चित इसकी आकार होता है, इसका कोई भी आकार नहीं होता है, इनका भी कोई आकार नहीं होता है। सॉलिड्स में बहाव नहीं होता है, लिक्विड्स में बहाव होता है, गैस में भी बहाव होता है। इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। इसमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी खाली जगह होती है और इसमें थोड़ी और ज़्यादा जगह होती है। इनका निश्चित आयतन होता है, इनका भी निश्चित आयतन होता है, जबकि गैसेस का निश्चित आयतन नहीं होता है। सॉलिड्स में कण जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जबकि लिक्विड्स में थोड़े कम और गैस में बिल्कुल कम। सॉलिड्स में संपीड़ितता बहुत ना के बराबर होती है और इनमें ये संपीड़न करते हैं और ये भी संपीड़न करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? टेबल, चेयर, पेन एक्सेट्रा। लिक्विड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। और गैसेस में आप क्या लिख सकते हैं? एयर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा। तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी प्रॉपर्टीज। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% फर्स्ट चैप्टर से क्रिएट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। और ये कैसे पॉसिबल है? इसके 2 मेथड्स हैं। अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें या फिर हम प्रेशर में चेंज कर दें तो हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले टेम्परेचर में चेंज करने से कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। अगर मैं सॉलिड को हीट करूँ, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में।
लिक्विड्स को फर्दर हीट करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में। अगर मैं इनको गैसेस को कूलिंग करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड्स में, और लिक्विड्स को कूल करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब पहला, तापमान में परिवर्तन से कैसे हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, गलनांक। गलनांक क्या होता है, जब एक ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वायुमंडलीय दाब पर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, गलनांक। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन, और आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आइस फॉर्मेशन कब होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग ही होता है। लेटेंट हीट का मतलब क्या है, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। जब आपने देखा होगा जैसे कि हम आइस को बाहर निकाल के रख देते हैं, वो मेल्ट करना शुरू हो भी जाती है, जब भी आप देखते हैं उसका टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उसका टेम्परेचर नहीं घटता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, लेटेंट हीट की वजह से। इसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसमें आपको ध्यान से लिखना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। कौन सी हीट, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ इसको क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर 1 किलो ठोस को जितनी ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए होती है उसको द्रव में परिवर्तित करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉईल होकर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। अब नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसा आपको पता है लेटेंट हीट का मतलब क्या है, हिडन हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। क्योंकि वेपर से आपको क्या समझ में आना चाहिए, वेपर स्टेट में क्या कन्वर्ट होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा। 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ना नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन का मतलब जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड स्टेट में जाए बिना, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स। प्लीज रिमेंबर कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा है। तो आपने देखा होगा जब कैम्फर मतलब कपूर को हम जब जलाते हैं वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं, क्वाथनांक। मतलब वह तापमान जिसमें एक द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है उसके वायुमंडलीय दाब पर, उसी को हम बोलते हैं क्वाथनांक। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब जब कितनी हमें ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत है जो 1 किलो लिक्विड को, द्रव को 1 किलो गैस अवस्था में परिवर्तित कर दे उसके क्वाथनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर, उसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, जब ठोस अवस्था को सीधा हम गैस अवस्था में परिवर्तित कर दें द्रव अवस्था में जाए बिना। इसके उदाहरण क्या है, कैम्फर, कपूर की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल्स। अब हम देखेंगे कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो
कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। पहला आप देख सकते हैं, सिलेंडर में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होने लग जाएंगे, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो गैसियस पार्टिकल धीरे धीरे लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो आप देखेंगे गैसियस पार्टिकल, उनकी बीच की स्पेस कम होती जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में जाए बिना। कैसे? अगर हम उसका प्रेशर डिक्रीज कर दें 1 atm तक। अब आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में और लिक्विड को गैसियस स्टेट में और गैसियस को सॉलिड स्टेट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड से? सॉलिड को अगर हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड को अगर मैं सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करूं तो उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। लिक्विड को गैस स्टेट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसे हम सब्लिमेशन, आपकी NCERTs में मेंशन किया हुआ है, इसे आप डिपोजिशन भी बोलते हैं। हिंदी में से क्या कहेंगे? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं दाब को बढ़ाऊं, एक सिलेंडर के अंदर दाब को बढ़ाया जाए, तापमान को घटाया जाए, तो आप देखेंगे गैस के कण धीरे धीरे पास आते जाएंगे, जिससे गैस के कण द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो शुष्क बर्फ है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं अगर हम उसका वायुमंडलीय दाब घटाकर 1 तक कर दें, तो हम उसे गैस अवस्था में लेके जा सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं ठोस अवस्था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था गैस अवस्था में कैसे बदली जा सकती है। तो आइए देखते हैं ठोस को हम द्रव अवस्था में कैसे कर सकते हैं। संगलन से। कौन से? संगलन से हम ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। और द्रव को गैस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? वाष्पीकरण से। और गैस को ठोस अवस्था में किससे? ऊर्ध्वपातन से। और ठोस को गैस में किससे? ऊर्ध्वपातन से ही। और अगर मेरे को द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में ले जाना हो तो जमाना, और अगर हमें गैस को द्रव अवस्था में लाना हो तो संघनन से। संघनन से। तो ये है जिससे हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं, आपको पता होने चाहिए कैसे हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, हाउ वन स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट स्टेट। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मेजर 4 फैक्टर्स हैं। पहला, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो वाइस वर्सा, टेम्परेचर घटाएंगे तो इवेपोरेशन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अगर गर्मी कम होगी तो कपड़े थोड़ा सा टाइम लेंगे सूखने में। सेकेंड इज विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। मतलब अगर हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ही इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर इवेपोरेशन कम होता है। यही एक फैक्टर ऐसा है जो बढ़ेगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। बाकी तीनों फैक्टर्स में अगर तीनों फैक्टर्स को आप इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अब सरफेस एरिया कैसे होता है इवेपोरेशन सरफेस एरिया को बढ़ाने से फास्टर? जैसे आप सोचें, अगर एक कपड़ा है, कपड़े जब हम धो के स्क्वीज करके रखते हैं, अगर हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, या हम उसे अच्छे से खोल के जब सुखा देंगे तो वो जल्दी सूखेगा।
तो आप देख सकते हैं जब हम क्षेत्रफल मतलब जब हम एरिया बढ़ा देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है कपड़ा, तो हम ये कह सकते हैं इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, अगर नमी होगी मौसम में तो वाष्पीकरण धीरे होगा, अगर क्योंकि इससे क्या होता है वो जो पानी है वो अब नमी होगी तो वाष्पीकरण धीरे होगा। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। पहला है तापमान, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। विंड स्पीड मतलब हवा की गति, अगर हवा की गति को बढ़ाएंगे आप तो फिर आपका वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। आर्द्रता, अगर आप आर्द्रता बढ़ेगी तो आपका वाष्पीकरण घटेगा। तो ये आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछा जाता है कौन से ऐसे कारण हैं जिससे वाष्पीकरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट इज एक टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में। ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में बदलने के लिए आप उसमें 273 प्लस करेंगे। किस में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए। अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, उसको सेल्सियस में बदलना है तो आप उसमें से 273 माइनस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, 28 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या करा, 273 को 28 में प्लस किया है, ऐड किया है, तो हमारा आंसर कितना आया 301 केल्विन। यूनिट्स लिखनी है, यूनिट के बिना आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 573 केल्विन, केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने क्या देखा था, माइनस करना पड़ता है 273, तो मैंने इसमें से 273 माइनस करा, कितना आंसर आया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन आपके क्वेश्चंस होमवर्क में है, ये तीनों सॉल्व करके आप कमेंट्स में आंसर ड्रॉप करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब सिर्फ सरफेस पे होने वाला फिनोमिना इवेपोरेशन होता है, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना। ये एक किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है, जबकि बॉइलिंग के लिए आपको एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज टेम्परेचर यहाँ पे बदलता रहता है और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे बदल भी सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फोर्थ इज ये एक स्लो प्रोसेस है और जबकि ये एक क्विक प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में। अब कुछ छोटे कंसेप्ट्स हैं जो इवेपोरेशन पर ही बेस्ड है, जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के। जैसे समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉटन क्लोथ्स गुड एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, पसीने को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे इवेपोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज अगर हम अपने पाम पर, हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे पाम की हीट होती है एसीटोन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट करवा देता है, इसीलिए हमें हमारे हाथ पे हमें ठंडा महसूस होता है। थर्ड इज गर्मियों में लोग अपने घरों के बाहर पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो जो जमीन की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करवा देता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस चैप्टर को 15 से 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश की है, ताकि आप अपनी रिवीजन को क्विकली कर पाएँ और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाएँ कम टाइम में, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।